Today we will discuss about a new chapter, that is projectile motion. And the key points of this chapter are the vertical projection, horizontal projection and angular projection. We will discuss these three topics in three different videos. Today we will be discussing about only vertical projection. If you want to get the notifications of all the new coming videos, then please press the bell icon, and those who have not subscribed to my channel yet, then please subscribe. Those who are the new viewers, welcome to my channel. So let's start our discussion on projectile motion. So first we should know about what is a projectile. प्रोजेक्टाइल किसे बताते हैं, किसे हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं? कोई भी बॉडी अगर हम लोग उसे स्पेस पे थ्रो करते हैं, वो थ्रो करने का प्रोसीड्यूर तीन हो सकता है, जो तीन डिफरेंट प्रोसीड्यूर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एक है वर्टिकल प्रोजेक्शन, ऐसे ऊपर हम लोग फेंक सकते हैं. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ऐसे फेंक सकते हैं, ठीक है. और एंगुलर प्रोजेक्शन मतलब ये अगर सरफेस हुआ तो यहाँ से एंगल करके कुछ प्रोजेक्टाइल जा सकता है. तो किसे हम लोग प्रोजेक्टाइल बताएंगे? कोई भी बॉडी को हम लोग स्पेस पे थ्रो करने के बाद अगर उस पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करता हो और उसको मूव करने के लिए कोई भी इंजन या कोई भी फ्यूल सपोर्ट नहीं करता हो, तभी उस बॉडी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बताते हैं. इसका मतलब हम लोग सिर्फ एक इनिशियल वेलोसिटी देंगे और बॉडी को प्रोजेक्ट कर देंगे स्पेस पे, और ग्रेविटी के सिवा वहाँ पे कोई भी इंजन या फ्यूल या उसका खुद का मोटिव पावर भी नहीं होगा, तो उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल बताते हैं. इसके एग्जाम्पल्स में मैं आपको बता सकती हूँ. सपोज एक क्रिकेटर क्रिकेट बॉल थ्रो करता है, तो क्रिकेट बॉल जब थ्रो होता है तो पहले वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके उसे थ्रो करता है, लेकिन जब वो स्पेस में मूव करता है तभी उसके पास सिर्फ ग्रेविटी होती है उसके ऊपर एक्ट करने के लिए, ठीक है. तो वहां पे उसे हम लोग बता सकते हैं क्रिकेट बॉल इज अ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज थ्रोन बाय अ क्रिकेटर और एनी पर्सन. ओके, नेक्स्ट हम लोग ये बता सकते हैं रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो अपने आप ही गिरता है और दैट इज अ फ्री फॉल ड्यू टू मोशन अंडर ग्रेविटी. सो वो होता है एक प्रोजेक्टाइल, उसे हम लोग बता सकते हैं. और फ्लड एरियाज में कैसे क्या होता है, हेलीकॉप्टर या प्लेन से ऊपर से कोई पैकेट नीचे भेजा जाता है, या जहाँ पे भी कैंप करके कोई आर्मी पोस्ट होता है, आर्मी बेस होता है, वहाँ पे भी खाना पहुँचाने के लिए कहीं पे ऊपर से हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से नीचे कुछ पैकेट्स भेजा जाता है. उसे भी वो पैकेट्स जो होते हैं, जब वो हॉरिजॉन्टल मोशन में होता है ना प्लेन या हेलीकॉप्टर, उसमें से वो थ्रो होते हैं नीचे. तो जब वो थ्रो हो जाते हैं उसके बाद वो स्पेस पे मूव करते हैं सिर्फ ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहां पे लोग उसे एक प्रोजेक्टाइल बता सकते हैं. या फिर अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, गन से जब बुलेट निकल जाता है उसके बाद उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल बता सकते हैं. तो ये होता है कुछ एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास ये डेफिनेशन है, प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी which once thrown into space with some initial velocity moves thereafter under the influence of gravity alone without any engine or fuel. Okay, next यहाँ पे एक important concept है जिसे हम लोग बताते हैं principle of physical independence of motions. ये physical independence होना क्या होता है? इस प्रिंसिपल के बारे में गैलीलियो ने पहले दिया था आइडिया. ये फिजिकल इंडिपेंडेंस ये होता है कि जब भी एक बॉडी मूव करता है स्पेस पे, उसके ऊपर दो वेलोसिटीज एक्ट करते हैं. एक होता है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक होता है वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी है, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा. और ये जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होता है, उसके ऊपर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस रहता है. तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, ये दोनों का रिजल्ट होता है टोटल ट्रेजेक्टरी हम लोग जब निकालते हैं. तो ये दोनों मोशंस ईच अदर को इंडिपेंडेंट होते हैं. इसे बताते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस.
बेसिकली इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दिया जाता है दैट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गया तो एक्सीलरेशन तो वहां पे नहीं होगा ना, जीरो हो जाएगा। और वर्टिकल मोशन जो होता है दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वहां पे ग्रेविटी एक्ट करती है। इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्योंकि डेरिवेशन में हम लोग इसे यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वर्टिकल प्रोजेक्शन। उसमें हम लोग निकालेंगे कि जो बॉडी को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकेंगे कुछ ऑब्जेक्ट को, तो वो कितना हाइट तक जा सकता है, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। और ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे, उसे हम लोग बताएंगे टाइम ऑफ असेंट। और जब वो नीचे गिरेगा तो हाईएस्ट पॉइंट से फिर से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा उसे हम लोग बताएंगे टाइम ऑफ डिसेंट। और इनिशियल वेलोसिटी यू पे हमने ऊपर भेजा था, जब वो एग्जैक्टली नीचे आएगा तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन में क्या होता है, सपोज a body is at position A initially and it is projected vertically upwards with some velocity u. So I have written here initial velocity at A is equals to u, ठीक है, and final velocity at B equals to 0। ये कैसे होता है, कोई भी बॉडी को हम लोग अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या ऊपर ही जाता रहता है या कुछ देर के बाद नीचे भी आता है, तो वो नीचे आता है। तो आफ्टर सम टाइम व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। हाउ, देखिए ग्रेविटी जब एक्ट करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा नीचे एक्ट करती है टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस and the velocity becomes zero at the highest point. So here v equals to 0 at the highest point b. So I have written final velocity at b equals to 0. तो a से ऊपर b तक हो गया, b से वहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो अभी वो क्या करेगा, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से अभी नीचे आ जाएगा फिर से। तो ये ऊपर के डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर किया उसे हम लोग बताते हैं मैक्सिमम हाइट। सो डिस्टेंस कवर्ड सपोज इक्वल्स टू h। यहाँ पे हम लोग एक कन्वेंशन यूज करेंगे, जब भी बॉडी ऊपर जा रही होगी मतलब अगेंस्ट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम लोग a की जगह पे क्या पुट करेंगे, -g। जब भी बॉडी नीचे आ रहा होगा तो उस टाइम हम लोग पुट करेंगे a इक्वल्स टू g, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। So acceleration here a equals to -g because here we are projecting the body in vertically upward direction. So now we have the equation. From equation of motion, here we have initial velocity, final velocity, distance and acceleration. So we can use the third equation of motion, v square minus u square equals to 2as. Equation of motion v square minus u square equals to 2as. So that implies that v की जगह पे मैं लिखूंगी 0, 0 square minus u square equals to 2 with minus g into h. So we have minus u square equals to minus 2gh. हमें निकालना है maximum height, तो we have h equals to u square divided by 2g. This is the expression. And the next one is time of ascent. Time of ascent मतलब the time taken by the projectile to reach the highest point. Time taken to reach the highest point. यहाँ पे highest point क्या था, b था। हमारे पास है initial velocity u, इनिशियल वेलोसिटी है u, और फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास यहाँ पे 0, और एक्सीलरेशन हम लोग क्या ले रहे हैं, ये टाइम ऑफ असेंट है मतलब ऊपर जा रहा था, तो एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू
माइनस जी। अभी हमें t निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसकी जगह पे अभी पुट करेंगे, v की जगह पे मैंने लिख लिया 0 इक्वल्स टू u की जगह पे u प्लस a की जगह पे माइनस जी मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल T। सो दैट इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल्स टू gt और t इज इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाय g। ये मुझे मिल गया टाइम ऑफ असेंट। तो इतना टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने के लिए बॉडी को। सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड and take g equals to 10 meter per second square, then what will be the time taken by the body to reach the highest point? That will be equals to t equals to u by g. So 20 by 10, answer will be 2 seconds. Okay, next we will discuss about time of descent. अभी इतना हाइट ऊपर चला गया, इतना टाइम में चला गया, ये हमने निकाल लिया। ये वाला है हाइट, ये वाला है टाइम। अभी हम लोग निकालेंगे ये नीचे आएगा तो कितने टाइम में आएगा, और यहाँ पे जब पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये दो के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट? इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच at point of projection from highest point। हाईएस्ट पॉइंट से आके नीचे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा उसे हम लोग बताएंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो अभी ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है या बॉडी मूव कर रहा है वो भी B से A तक आ रहा है। तो यहाँ पे अभी जो मोशन है, मोशन इज फ्रॉम B टू A, ठीक है, मोशन इज फ्रॉम B टू A। तो यहाँ पे अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे निकालना है? at B will be equals to 0 एंड डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस तो हमेशा मैग्नीट्यूड में ही लेते हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल्स टू h। अभी ये जो बॉडी है ये नीचे आ रहा है तो उसकी एक्सीलरेशन a विल बी इक्वल्स टू g। ठीक है, अभी पुट करके देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस पे पुट करेंगे तो s की जगह पे मैंने लिखा h। इनिशियल वेलोसिटी अभी 0 है तो 0 इंटू टी, ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू g इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट हमने t डैश ले रहे हैं तो t डैश का स्क्वायर में लिख रही हूँ। सो दैट इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल्स टू हाफ g t डैश का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है अभी? t डैश का स्क्वायर निकालना है। दैट इम्प्लाइज दैट t डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2h डिवाइडेड बाय g और t डैश विल बी इक्वल्स टू 2h बाई g का रूट ओवर। और मेरे पास है t डैश इक्वल्स टू 2 बाई जी, h की वैल्यू मैंने निकाली थी u स्क्वायर बाई 2g, इसका रूट ओवर। तो मुझे अभी क्या मिल रहा है? दैट इम्प्लाइज दैट t डैश विल बी इक्वल्स टू, देखिए 2 कैंसल्स आउट, u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर का रूट ओवर, u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर का रूट ओवर। तो मुझे t डैश कितना मिल गया? u बाई जी। आप कंपेयर करके देखिए, मुझे t भी मिला था u बाई जी, अभी t डैश भी मिल रहा है u बाई जी। इसका मतलब ये बॉडी को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगता है, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है। ठीक है, तो t डैश इक्वल्स टू u बाई जी। नाउ वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पे भी मोशन क्या हो रहा है? मोशन फ्रॉम B to A, मोशन फ्रॉम B to A। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? इनिशियल वेलोसिटी at B
इक्वल्स टू 0। सपोज मुझे फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं है, वो निकालना है। सो फाइनल वेलोसिटी एट ए इक्वल्स टू, सपोज मैं भी ले रही हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड इज h। तो मेरे पास जो अभी इक्वेशन है वो क्या है, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। इसे यूज करूंगी अभी। सो दैट इम्प्लाइज दैट व्हाट इज v², मुझे ये पता नहीं है, ये मुझे निकालना है, माइनस u² क्या होगा, 0 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू, अभी तो बॉडी नीचे आ रही है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी, a इक्वल्स टू g लूंगी। तो 2 मल्टीप्लाइड विथ g मल्टीप्लाइड विथ h, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज दैट v² इक्वल्स टू 2gh, और दैट इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकती हूँ v इज इक्वल्स टू v² इक्वल्स टू 2g, h की जगह पे मुझे मिले था u² बाई 2g। तो दैट इम्प्लाइज दैट v² इक्वल्स टू u², इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकती हूँ v इज इक्वल्स टू u। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से वो ऊपर प्रोजेक्ट हुआ था, जब वो एग्जैक्टली नीचे आएगा उसी पॉइंट पे, उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। तो ऊपर जाने के लिए जितना टाइम, नीचे आने के लिए उतना टाइम, कितना होता है वो u बाई g। और ऊपर जाने के वक्त जो वेलोसिटी, नीचे आते ही वही पॉइंट पे वही वेलोसिटी, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी हियर, एंड टोटल हाइट कवर्ड बाय द बॉडी h इक्वल्स टू u² बाय 2g। इतना आपको याद रखना है फॉर वर्टिकल प्रोजेक्शन, दैट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वाले वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज विद अ न्यू डिस्कशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन।